और सर सिर्फ कल ही नहीं दी थी। इससे पहले ली थी। और आयशा, आपको तो मैं पिछले फ्राइडे के बाद अब देख रहा हूँ। इससे पहले ली थी मैंने। अच्छा। और ये आयशा, आपको तो मैं पिछले फ्राइडे के बाद अभी देख रहा हूँ क्लास में। देखिए बेटा, कल मैंने सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन पढ़ाया था और उसमें कुछ डेरिवेशंस करवाई थी। 2 से 3 डेरिवेशंस थी, ठीक है। सारी तो मैं रिपीट नहीं करवा सकता, लेकिन जो है वो अभी आपको एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है वो एक दफ़ा रिपीट करवा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आगे की जो है वो जाऊँगा आगे की तरफ, क्योंकि ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट भी है। और दूसरा, फिर आप भी कल नहीं थी और आयशा भी कल नहीं थी, तो इसका पहले शॉर्ट रिव्यू कर लें और उसके बाद फिर जो है वो आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और ईमान, आपकी भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो फिर आप क्लियर कर लिएगा इसमें। देखें, आपके पास एक सवाल आता है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बल्कि उससे पहले ये कि एक्सप्लेन हाउ वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस विद द चेंज इन एल्टीट्यूड, वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। ठीक है, कि हम जैसे जैसे अर्थ के एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं, यानी अर्थ की हाइट की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे हमारी वैल्यू ऑफ जी यानी कि ग्रेविटी जो है वो डिक्रीज होती रहती है, कम होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। उसकी वजह क्या होती है, रीजन क्या होता है, और किस फार्मूले के तहत वो डिक्रीज होती है, वो आपको बताना है। तो बेटा, इसके अंदर consider a body of mass m on the surface of the earth. The gravitational force of attraction between the body and the earth is equal to the weight of the body. कि एक हमें एक फोर्स एक बॉडी कंसिडर करनी है जिसका मास m है सरफेस ऑफ द अर्थ पर, और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उनके दरमियान में अप्लाई हो रही है वो आपको देखना है, वो क्या है। W इज इक्वल टू जी एम एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ठीक है, W इज इक्वल टू जी एम एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। तो ये आप लोगों के पास आर ई स्क्वायर आएगा बेटा, ये आर स्क्वायर है यहाँ पर। तो अब वेट ऑफ द बॉडी जो है वो आपका इस साइड बराबर होता है एम जी के। ठीक, तो वेट की जगह आपने क्या रख दिया अपना, एम जी, और जी एम एम ई अपॉन आर स्क्वायर हो गया। अब देखें, इस वाले m से ये वाला m कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अगर इसको हम वहां भेजें तब भी ये डिवाइड ही होगा, तो m से m कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या, स्मॉल g इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। बेटा यहाँ पर m ई आएगा, ठीक है। m ई है आपका मास ऑफ द अर्थ, r है आपका रेडियस ऑफ द अर्थ, और g जो है वो आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। सही है, वो आगे के इसमें नजर आ जाएगी। तो ये एक फिक्स वैल्यू होती है, मास ऑफ द अर्थ कल निकालना सिखा दिया था, और साथ में जो है ये है आपका आर यानी रेडियस ऑफ द अर्थ। अब सिंस जी एंड एम ई आर कांस्टेंट, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डिक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो देयरफॉर देखें तो जी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जब आप इज इक्वल टू का साइन हटाते हैं और उसकी जगह जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी आती है, सही है, जब जब भी इज इक्वल टू का साइन हटता है तो कांस्टेंट रिमूव हो जाता है और उसकी जगह क्या आ जाती है, प्रोपोर्शनैलिटी। सही है, तो जी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। अब क्योंकि हम ग्रेविटी को जो है, ये दोनों सवाल बेटा कंबाइन है, ये क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये आपको कंबाइन करके लिखने हैं इसमें। तो जी एच यानी हम ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, तो जी एच बराबर हो जाएगा ग्रेविटी हाइट के हिसाब से, तो वो बराबर हो जाएगा जी एम ई अपॉन आर प्लस एच। क्योंकि देखें बेटा, इस वक्त जो है रेडियस है आपका, एक तो आपका रेडियस क्या है, इस वक्त आपका रेडियस और हाइट मिलाकर हम मास के बारे में बात कर रहे हैं, यानी ये जो मास है ये किस तरह जो है इसकी ग्रेविटी डिक्रीज होगी, इस मास की ग्रेविटी किस तरीके से डिक्रीज होगी, ये हम रेडियस और हाइट दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर देखेंगे। सही है, तो इस लिहाज से यहाँ पर आर की जगह क्या आ जाएगा, रेडियस प्लस हाइट का स्क्वायर, क्योंकि आर का स्क्वायर था तो रेडियस प्लस हाइट का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके अंदर हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को आपस में डिवाइड करवाते हैं। इक्वेशन 2 तो ये रही आपके पास, और इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपके पास, इक्वेशन नंबर 1 ये रही जी अपॉन आर, और यहाँ पर जो है वो जी के साथ एम ई आएगा जो कि मिसप्रिंट हुआ हुआ है, ठीक है। तो जी एम ई अपॉन आर, तो लिहाजा यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 की पहले वैल्यू लिखी, जी एम ई अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आ गया आपका जी एम ई यानी इक्वेशन नंबर 1 अपॉन आर, और यहाँ पर जी एच यानी कि ग्रेविटी हाइट के हिसाब से,
और नॉर्मल ग्रेविटी, ये आपस में डिवाइड हो गए। अब देखें बेटा, रूल होता है कि जब भी डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर की तरफ चला जाता है और न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर की तरफ चला जाता है। तो जी एच अपॉन जी बराबर हो जाएगा जी एम ई आर प्लस एच का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर अपॉन जी एम ई। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी और मास ऑफ द अर्थ ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर और आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक वैल्यू आई आपके पास। अब इसी वैल्यू को हमने 1 के फैक्टर में लिख दिया। ठीक है, यानी इस चीज को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि जब आप इसको ऊपर भेजेंगे तो वापस वो वही फॉर्म बन जाएगी आर स्क्वायर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स रूल कि हम कोई भी ऐसी एडिशन कर सकते हैं जिसकी वजह से हम अपने प्रीवियस स्टेप में रिटर्न हो सके। अब इसके ऊपर आप अपना फॉर्मूला ओपन करेंगे जो आप लोग मैथ्स में पढ़ते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस 2HR प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो बेटा आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कैंसिल डिवाइड प्लस 2HR अपॉन आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हुआ, बचा क्या 1 प्लस 2HR अपॉन आर स्क्वायर। तो आर से ये वाला स्क्वायर भी कैंसिल हुआ तो क्या बचा 2H अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर जो है वो आपका एज इट इज आ गया। अब देखिए बेटा एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर जो है वो नेग्लिजिबली स्मॉल है। नेग्लिजिबली स्मॉल बेटा किसको कहते हैं? सबसे पहली बात तो एक बात ध्यान में रखें कि अगर आप किसी चीज के ऊपर किसी चीज की वैल्यू बहुत छोटी है और आप इसके ऊपर स्क्वायर लगाते हो तो उसकी वैल्यू बजाय बड़ी होने के मजीद छोटी हो जाती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लगाते हो 0.02 का स्क्वायर, 0.02 का स्क्वायर, तो इसका आंसर आएगा 0.004। अब 0.02 से भी छोटा है क्या चीज 0.004। इसी तरह जो है अगर आप 0.004 का स्क्वायर लगाते हो तो उसका आंसर आएगा 0.00016। ठीक है, तो अगर आप किसी छोटी चीज पर स्क्वायर लगाते हो तो उसकी वैल्यू मजीद छोटी होती रहती है बजाय बड़ा होने के। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग जो है वो एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के ऊपर स्क्वायरिंग नहीं करेंगे, इसको निग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि ये बहुत छोटी वैल्यूज हैं। तो इनके ऊपर जब स्क्वायर लगा भी देंगे तो आंसर मजीद छोटा होगा बजाय इंक्रीज होने के। तो इसलिए हमने एच स्क्वायर और आर स्क्वायर वाला फैक्टर निग्लेक्ट कर दिया और आपके पास रिमेनिंग बचा क्या 1 प्लस 2H अपॉन आर। अब देखें ये चीज डिवाइड हो रही थी, जब भी कोई चीज डिवाइड से ऊपर हो जाती है तो उसकी पावर चेंज हो जाती है। अगर पॉजिटिव होती है तो नेगेटिव हो जाती है और नेगेटिव होती है तो वो आपकी पॉजिटिव हो जाती है। तो जी यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर 1 प्लस 2H अपॉन आर यहाँ डिवाइड के फैक्टर में है, ऊपर जाकर नेगेटिव में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2H अपॉन आर की पावर -1। ठीक है, इसकी पावर -1। अब बेटा ये जो -1 इस वजह से आया क्योंकि यहाँ नीचे इनकी पावर जो थी वो क्या थी +1 थी। जब ये डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर पे शिफ्ट हुए तो इनकी पावर क्या हो जाएगी -1। तो जी 1 प्लस 2H अपॉन आर की पावर -1 और जी एच इज इक्वल टू जी 1 माइनस। अब यहाँ पर बेटा ये इस पे इन्होंने बायनोमियल थ्योरम लगाया है। बायनोमियल थ्योरम जो है वो आपका फर्स्ट सेकंड ईयर का टॉपिक है, फर्स्ट ईयर का बेसिकली टॉपिक है। तो इसलिए आपको सिर्फ ये वाला स्टेप याद रखना है कि जब पावर माइनस में चल रही हो तो अंदर भी जो है वो प्लस किस में कन्वर्ट हो जाता है माइनस के अंदर। तो 1 प्लस 2H अपॉन आर की जगह यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 2H अपॉन आर की पावर -1 और साथ में ग्रेविटी। तो इससे आपको जो है ये जो आपको इक्वेशन या फॉर्मूला ड्राइव करना था कि किस तरह ग्रेविटी एट हाइट डिक्रीज होती है, वो फार्मूला आप यहाँ पर ड्राइव कर देंगे। ठीक है, अब इसमें आप लोगों के पास उसमें कोई सवाल हो बेटा तो पूछ लीजिएगा। लेक्चर नंबर 9, ठीक है, और बल्कि नहीं आज आपका लेक्चर जो है वो 10 है। तो लेक्चर नंबर 10 आपका, और मजीद इसमें जो है जो लास्ट क्वेश्चन बचा है इस चैप्टर का वो है डिफाइन सैटेलाइट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नेचुरल सैटेलाइट एंड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट।
कि सैटेलाइट क्या होती है और नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट में बेसिक डिफरेंस क्या है। देखिए बेटा, द ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट इन अ फिक्स ऑर्बिट आर कॉल्ड एज सैटेलाइट। द सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द रेवोल्यूशन इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल है। देखिए बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी प्लैनेट के गिर्द घूम रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी प्लैनेट के पास घूम रहा है, उसके अराउंड घूम रहा है, तो वो चीज कहलाएगी आपकी सैटेलाइट। वो उस प्लैनेट के लिए क्या होगा, सैटेलाइट होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सूरज के गिर्द जो है वो जमीन घूमती है, सही है, द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो इसमें अर्थ जो है आपकी, वो सूरज के लिए क्या है, सैटेलाइट है, क्योंकि वो उसके गिर्द घूम रही है, तो वो चीज क्या हो जाएगी उसकी, सैटेलाइट। अर्थ जो है वो सैटेलाइट है फॉर सन। इसी तरह जमीन के गिर्द जो है वो चांद घूमता है। ठीक है, तो जमीन की जो सैटेलाइट है वो क्या है, मून। ठीक, इसी तरह ये जो सैटेलाइट की टर्मिनोलॉजी है, सैटेलाइट बेसिकली क्या है, क्या है, एक मशीन या एक तरह से कहने डिवाइस होती है जो हम स्पेस में भेजते हैं, और वो जमीन के इर्द गिर्द जो है वो चक्कर लगाती रहती है। ठीक है, राउंड एंड राउंड एंड राउंड जमीन के इर्द गिर्द घूमती रहती है, और उसके मुख्तलिफ पर्पसेस होते हैं। सैटेलाइट की मदद से जितने भी नेट के सिग्नल्स हैं वो आ रहे होते हैं, सही है, मोबाइल सिग्नल्स आ रहे होते हैं, पिक्चर्स कैप्चर कर सकते हैं हम लोग, ज़मीन की पिक्चर्स लेते हैं। ठीक है, किसी शख्स को, किसी बंदे को अगर मॉनिटर करना हो तो उसको मॉनिटर कर सकते हैं, किसी एरिया को मॉनिटर कर सकते हैं। मुख्तलिफ पर्पसेस होते हैं सैटेलाइट के। ठीक है, जो हमारा काम चल रहा है आजकल मोबाइल का, इंटरनेट का, ये सारा सैटेलाइट के बेस पर ही काम हो रहा होता है। ठीक है, वायरलेस खास करके जितना भी आपका वायरलेस वर्क होता है वो सैटेलाइट की बेस पर ही हो रहा होता है। ठीक है, इवन अगर हम कोई एसएमएस सेंड करते हैं मोबाइल से, तो एसएमएस पहले जो है वो ऊपर की तरफ जाता है एंड जो है सैटेलाइट की तरफ जाएगा, सैटेलाइट उसको सिग्नल ट्रांसमिट करता है, जो भी आपका एंटीना लगा हुआ होता है जिस कंपनी का भी, वहां पर फिर वहां से वो आपके पास आता है। ठीक है, लेकिन ये काम विद इन सेकेंड्स हो रहा होता है, तो इसलिए हमें फील नहीं होता, फौरन फौरन जो है वो एसएमएस इधर से उधर सेंड हो जाते हैं। तो यहाँ पर सैटेलाइट दो तरीके की होती हैं, एक होती है आपकी नेचुरल सैटेलाइट और दूसरी होती है आपकी आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट क्या है, सैटेलाइट which naturally exist in the universe and are revolving around a planet are called natural satellite। देखिए बेटा, कोई भी सैटेलाइट जो कि यूनिवर्स में नेचुरली एग्जिस्ट करती हो, ठीक है, कोई भी सैटेलाइट जो किसी यूनिवर्स में नेचुरली एग्जिस्ट कर रही है और वो सूरज के गिर्द रिवॉल्व कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं नेचुरल सैटेलाइट। ठीक है, जैसे कि जो है वो मून है, मून नेचुरल सैटेलाइट है जमीन का, क्योंकि मून जो है वो जमीन के गिर्द रिवॉल्व करता रहता है, मूव करता रहता है, और मून को अपनी जगह पर रखने के लिए, अपने ऑर्बिट में ही मूव करवाने के लिए हमें किसी किस्म की फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सारा काम जो है वो नेचुरली हो रहा होता है। तो वो चीज कहलाएगी आपकी नेचुरल सैटेलाइट। क्या अर्थ की जो अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मून को उसके ऑर्बिट में रखती है। ठीक है, मून को जो है वो उसके ऑर्बिट में फिक्स रखती है, तो वो चीज कहलाएगी आपकी नेचुरल सैटेलाइट। और फिर होती है आपके पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं वो सैटेलाइट जो कि हम भेजते हैं स्पेस में, जमीन से बनाकर उसको स्पेस में भेजते हैं, और वो आपके जमीन के गिर्द यानी राउंड एंड राउंड मूव करती रहती है। ठीक है, और वो मूव करने की वजह, और मूव करने से जो है फिर वो हमारे अपने जो काम होते हैं वो उसको काम कर रही होती है, सिग्नल कैच करना या फिर जो है वो पिक्चर्स लेना या किसी इलाके को मॉनिटरिंग करना एक्सेट्रा। तो satellite which are sent by the scientists and revolve around the earth in a fixed orbit for different purposes are called artificial satellite। Many artificial satellites for different purposes were launched around the earth with the help of multi-stage rockets since 1957। तो 1957 से जो है वो कई सैटेलाइट्स जाती रहती हैं स्पेस में, और हर कंट्री की, जो भी कंट्री जो है वो आपकी मॉडर्न कंट्रीज होते हैं, उनकी अपनी सैटेलाइट्स होती हैं जो वो स्पेस में भेजते हैं। और जिन कंट्रीज के पास सैटेलाइट, और वो भेजते किस मदद से हैं, रॉकेट्स की मदद से। जो कंट्रीज अपनी सैटेलाइट, क्योंकि सैटेलाइट को मेंटेन करना भी एक एक्सपेंसिव प्रोसीजर है,
तो जो कंट्रीज जो है वो अपनी सैटेलाइट खुद बनाना अफोर्ड नहीं कर सकते, या उसका जो एक्सपेंस है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, सैटेलाइट भेजने का एक्सपेंस जो होता है, तो वो फिर किसी दूसरी कंट्री की सैटेलाइट को अपने साथ शेयर करते हैं। तो वो किसी दूसरी कंट्री के सैटेलाइट को अपने साथ शेयर कर रहे होते हैं, और उसकी दूसरी कंट्री के जो है वो मदद से, परमिशन से, और फिर वो अपने जो है वो काम वगैरह कर रहे होते हैं। तो यहाँ आप लोगों के पास जो है वो सवाल आता है, डिफाइन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड टू डिटरमाइन द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट। देखिए बेटा, अब एक सैटेलाइट जो जमीन के गिर्द घूम रही है, उसकी एक अपनी पर्टिकुलर ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, जिस वेलोसिटी के हिसाब से उसको घूमना होता है। अगर वेलोसिटी में चेंजेस आती हैं तो वो सैटेलाइट गिरने का खतरा होता है कि सैटेलाइट गिर जाएगी, खराब हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ उसका मूव होना बहुत ज़रूरी है। अगर वेलोसिटी में ज़रा सी भी चेंजेस आएंगी, थोड़ी बहुत भी चेंजेस आएंगी, तो वेलोसिटी जो सैटेलाइट है, अर्थ जो है वो उसकी ग्रेविटी उस सैटेलाइट को अपने पास खींच लेगी, और वो सैटेलाइट जो है बजाय रिवॉल्व करने के सीधी अर्थ में आकर गिर जाएगी, यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो वो जो पर्टिकुलर वेलोसिटी है जिसको मेंटेन रखना ज़रूरी होता है, उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, तो वो वेलोसिटी जिससे जो है किसी सैटेलाइट को मेंटेन रखना और उसको फिक्स ऑर्बिट पर घुमाना ज़रूरी है, वो आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है। क्योंकि बेटा देखें, यहाँ पर ये सैटेलाइट है, अब अगर ये अपने, और ये इसका ऑर्बिट है जहां पर ये सैटेलाइट जो है वो मूव कर रही है, अगर ये सैटेलाइट जो है इस ऑर्बिट, अपनी ऑर्बिटल वेलोसिटी अटेन नहीं कर पाती, तो एक और फोर्स इस सैटेलाइट पर लग रही है। वो फोर्स क्या लग रही है? अर्थ की ग्रेविटी। अब अगर ये सैटेलाइट अपनी ऑर्बिटल वेलोसिटी को मेंटेन नहीं कर पाती, तो क्या होगा कि अर्थ की ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींच लेगी, और ये सैटेलाइट जो है वो नीचे आकर गिर जाएगी। यही सेम प्रोसीजर जो है बेटा वो जहाज में, एरोप्लेन्स वगैरह में भी होता है। उसकी देखें, अगर किसी जहाज का इंजन फॉर एग्जाम्पल आसमान पर ही बंद हो जाए, ठीक, तो क्या होगा? उस जहाज को नीचे लाने के लिए फिर पायलट को कोई भी एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी खुद ही उसको नीचे आकर नीचे ले आएगी। क्योंकि अर्थ के अंदर क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो अगर आसमान पे एक जहाज चल रहा है, सही है, उड़ रहा है, तो उसकी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होना लाजमी है। अगर इससे कम वेलोसिटी से वो उड़ेगा तो क्या होगा? अगर वेलोसिटी उस पर्टिकुलर लिमिट से अबव कम होती है, तो अर्थ की ग्रेविटी उसको खींच लेगी अपनी तरफ। तो ग्रेविटी और वेलोसिटी में बैलेंस होना जरूरी है, वरना अदरवाइज ग्रेविटी आपके ऊपर ओवरकम कर जाती है। तो यही हिसाब जो है वो सैटेलाइट का भी है। तो यहाँ पर हम फार्मूला अपना ड्राइव करते हैं कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू भी हमें ड्राइव करनी है, और साथ साथ जो है वो आपके पास उसकी फार्मूला भी बनाना है। तो यहाँ पर हमारी स्टार्टिंग होगी velocity. The velocity of an artificial satellite or natural satellite which move around the earth at a specific height is called orbital velocity और orbital speed। और इसका फार्मूला क्या होगा? v orbital यानी v orb लिखा हुआ है इज इक्वल टू g m अपॉन r। g है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m है आपका मास ऑफ अर्थ, और r है आपका रेडियस ऑफ अर्थ। मैथमेटिकली we consider a satellite of mass m is moving in an orbit of radius r। एक सैटेलाइट हम कंसिडर कर रहे हैं जो कि एक ऑर्बिट पर मूव कर रही है जिसका रेडियस जो है वो r है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सैटेलाइट एंड द अर्थ प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सैटेलाइट और अर्थ के दरमियान में प्रोड्यूस हो रही है, वो आपके सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट कर रही है। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? ऑब्जेक्ट को एक एक्सिस पे रोटेट करवाती है। If me is the mass of the earth, then according to Newton's law of gravitation, Newton's law of gravitation क्या है आपका? F is equal to g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये मैंने कल पढ़ाया था कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला होता है F is equal to g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। m1 मास ऑफ बॉडी 1, m2 मास ऑफ बॉडी 2, और r जो है वो आपका इन दोनों बॉडीज के दरमियान में डिस्टेंस r स्क्वायर। अब बेटा इसमें F इज इक्वल टू जी, अब M1 को तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया किससे? ME से। ये ME लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा ये मिटा हुआ है।
तो बेटा ये है आपका एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। आर जो है वो आपका रेडियस ऑफ अर्थ है, एम ई मास ऑफ द अर्थ, यानी m1 जो है वो एक मास तो जो है वो अर्थ का मास है, और दूसरा मास जो है वो आपका सैटेलाइट का मास है, यानी कि m2। तो जिसको हमने m2 को m से रिप्रेजेंट कर दिया और m1 को me से। अब देखें सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला पढ़ाया था इससे पहले वाले लेक्चर में कि सेंटीपिटल फोर्स को हम कहते हैं Fc, ठीक है। तो Fc इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, फॉर्मूला होता है Fc इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ पर आप लोगों के पास Fc इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखें सिंस ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द सेंटीपिटल फोर्स। अब देखें ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड हो रही है उसकी वजह क्या है, सेंटीपिटल फोर्स। यानी इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि सेंटीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंटीपिटल और ग्रेविटेशनल फोर्स आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। तो लिहाजा आपके पास सेंटीपिटल फोर्स बराबर हो जाएगी एफ सी के और एम बी स्क्वायर अपॉन आर के। तो यानी एफ सी इज इक्वल टू एफ, और एफ सी की जगह आ जाएगा एम बी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एफ की जगह आ जाएगा जी मास ऑफ द अर्थ, यानी कि एम ई स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद देखें कि ये वाला मास स्मॉल एम जो है और ये वाला मास यानी कि ये जो स्मॉल एम है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे क्योंकि दोनों सेम है और ऑपोजिट साइड पर है। तो वहां भेजकर भी आप डिवाइड करवा सकते हैं मैथ्स के रूल के हिसाब से, वरना डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हैं। तो m से m कैंसिल हो गया, r से एक r कैंसिल हो गया, क्योंकि r स्क्वायर है ना, तो r स्क्वायर का मतलब है कि यहाँ पर दो r हैं, तो इनमें से एक r जो है वो आपका कैंसिल हो गया। तो क्या बचा आपके पास रिमेनिंग, v स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर बचा g एम ई अपॉन आर। सही है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर। ये आपकी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 3, ठीक। इफ जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द पोजिशन ऑफ द सैटेलाइट देन, अब अगर ये जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो यहाँ पर दोबारा हमने न्यूटन्स लॉ लगाया है, W इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर के बराबर, क्यों W खुद बराबर होता है एम जी के। हमें बेसिकली ग्रेविटी की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर हमने ये वाला फार्मूला लगाया है बेटा, जो इससे पहले के लेक्चर में जो है अभी बताया था। मैं दोबारा शो करवा देता हूँ। ये वाला फार्मूला बेटा, जो जब हम एल्टीट्यूड के बारे में बात कर रहे थे तो उसी में एक वाला फार्मूला यूज किया था, एम जी इज इक्वल टू जी एम एम ई अपॉन आर स्क्वायर। तो वही फार्मूला हम सैटेलाइट में भी यूज करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एम जी इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। दोबारा m से m कैंसिल होगा, तो यह आपके पास आ जाएगा g एम ई अपॉन आर। अब अगर आप दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करवाते हैं, कंपेयर इक्वेशन 3 एंड 4, तो यहां पर भी जी एम ई अपॉन आर आ रहा है, ठीक है। और यहां पर भी जो है वो जी एम ई अपॉन ये आर स्क्वायर है ना बेटा, तो इसमें आर स्क्वायर में से दो आर हैं, एक आर को तो हमने ऑपोजिट साइड पे शिफ्ट कर दिया और दूसरे आर को जो है वो हमने यहीं पर ही रहने दिया। यानी ये समझ लें आप कि ये हो जाएगा फॉर्मूला जी आर इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर। यहाँ पर जी आर इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर, क्योंकि दो आर थे तो एक आर को तो हमने ऑपोजिट साइड पे शिफ्ट कर दिया और दूसरा आर जो है वो आपका यहीं पर ही है। अब देखें दोनों इक्वेशन को, अब इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 3 की राइट हैंड साइड और इक्वेशन नंबर 4 की राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गई हैं। तो जब भी दो साइड्स आपस में इक्वल हो जाती हैं किसी भी इक्वेशन की, मैथ्स के रूल के हिसाब से किसी भी इक्वेशन की जब भी कोई भी दो साइड्स आपस में इक्वल होंगी तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में एक दूसरे के इक्वल आ जाती हैं जब हम उनको कंपेयर करवाते हैं। तो अगर ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड यानी कि वी स्क्वायर और इसकी लेफ्ट हैंड साइड यानी कि जी आर,
ये आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। अब आप लोगों को v की वैल्यू चाहिए, तो अप्लाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर देंगे। तो अप्लाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे तो आप लोगों के पास हो जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर। तो बेटा ये वो फार्मूला है, ये वो फार्मूला है v इज इक्वल टू जी आर, जहां पर जिसकी मदद से आप जो है वो ग्रेविटी को मेजर कर सकते हैं, सब सॉरी वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं कि किसी भी सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो बराबर इस फार्मूले से निकाली जा सकती है, v इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर। वो सैटेलाइट जो कि अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, मूव कर रही है। इफ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग वेरी नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, देन आर जो है वो बराबर हो जाएगा आपका रेडियस ऑफ द अर्थ के। तो फार्मूला आपका फाइनली ये बन जाएगा कि g इज इक्वल टू आर ई। और इसमें दोनों ही वैल्यूज आपको पता है, डेटा में वो कुछ भी नहीं देगा और इसमें डेटा की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर g की वैल्यू आपको पता है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू जो है वो आपने निकाली भी होगी, सही है, पीछे वाले लेक्चर्स में है वो वैल्यू मौजूद। तो वहाँ पर रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू रखेंगे, दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, और जब उनका फाइनली स्क्वायर रूट लेंगे, मल्टीप्लाई करवाने के बाद जब उसका अंडर रूट लेंगे तो उसका आंसर आएगा 7920 किलोमीटर पर सेकेंड। तो कोई भी वेलोसिटी, कोई भी सैटेलाइट जब अर्थ के गिर्द मूव करती है तो उसकी स्पीड 7920 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से होनी चाहिए। अगर वो इससे कम स्पीड पर मूव करेगी तो वो अपने अर्थ में वापस आकर गिर जाएगी, सैटेलाइट डिस्ट्रॉय हो जाएगी इन शॉर्ट। बेटा यहां तक कोई प्रॉब्लम इसमें? समीरा, ईमान, इस्माइल? बेटा मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम है? ठीक है। बेटा अब इसके बाद मैंने आप लोगों को पहले के लेक्चर में बताया था कि जब चैप्टर नंबर 6 आप लोगों का ख़त्म हुआ था, तो चैप्टर नंबर 6 में 2 से 3 न्यूमेरिकल्स होते हैं जो एग्जाम में आते हैं, वो मैंने नहीं करवाए थे, और कहा था कि जब मैं चैप्टर 7 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करवा रहा हूँ तो उसी के साथ चैप्टर 6 के न्यूमेरिकल भी हो जाएंगे। तो ये वही चैप्टर 6 के न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ आप लोगों को। तो पहला है चैप्टर 6 के सिर्फ 3 न्यूमेरिकल हैं, इसके ज़्यादा नहीं है। पहला न्यूमेरिकल है इसका, और चैप्टर 7 की थ्योरी आपकी खत्म हो गई है यहाँ पर। A force of 25 Newton acts on a body. If moment arm is 2m, find the value of the torque. इसमें टॉर्क के न्यूमेरिकल आते हैं आप लोगों के पास। तो अगर किसी बॉडी में 25 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है और मोमेंट आर्म आपका 2 मीटर है, तो हमें टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेटा यहाँ पर देखें, डेटा बनाएंगे अपना, फोर्स बराबर है 25 न्यूटन के, मोमेंट आर्म कहते हैं डिस्टेंस को, ये डी से रिप्रेजेंट होता है मोमेंट आर्म आपका, तो डी बराबर हो जाएगा आपका 2m के, डी बराबर हो जाएगा आपका 2m के, और टॉर्क जो है वो बराबर हो जाएगा आपका, टॉर्क आपको फाइंड आउट करना है। तो बेटा टॉर्क का फार्मूला लिखवाया था, टॉर्क बराबर होता है F मल्टीप्लाई बाय डी के, सही है, टॉर्क बराबर है F मल्टीप्लाई बाय डी। तो टॉर्क किसके बराबर हो जाएगा? 25 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो टॉर्क बराबर हो जाएगा 50 न्यूटन मीटर के। ठीक है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है। फिर इसके बाद आप लोगों के पास 6.2 आता है। A force is applied perpendicularly on a door, a 4 meter wide, which requires a torque of 120 Newton meter to open it. What will be the minimum force required? अब बेटा यहाँ पर एक और है कि एक मोमेंट आर्म है D 4 मीटर, टॉर्क है आपका 120 न्यूटन मीटर, और आपको फोर्स अप्लाई करनी है इसके ऊपर, फोर्स फाइंड आउट करनी है। वही फार्मूला दोबारा लगाएंगे कि टॉर्क बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म, लेकिन अब की बार आपको टॉर्क गिवन है और मोमेंट आर्म गिवन है और आपको फोर्स फाइंड आउट करनी है। तो टॉर्क हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 4, 120 डिवाइडेड बाय 4 आपका क्या हो जाएगा? 30 न्यूटन। ठीक है, तो इससे जो है वो आप अपनी फोर्स निकाल लेंगे इनको डिवाइड करके, 30 न्यूटन। अब इसके बाद आपका एक जो लास्ट न्यूमेरिकल आता है, बेसिकली ये न्यूमेरिकल जो है वो चैप्टर नंबर 4 के जैसा है। ठीक है,
इसका क्वेश्चन थोड़ा सा बेटा सही नहीं है, वो आप अपने 6.4 अपनी बुक में देख लीजिएगा क्वेश्चन। डेटा इसका कुछ इस तरीके से है कि दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास 10 kg है, दोनों का ऑब्जेक्ट का मास जो है वो 10 kg है, और वो एक पुली के साथ जो है वो अटैच हुए हैं। सही है। तो हमें ये पता करना है कि इनमें टेंशन कितनी जनरेट होगी। सही है। तो बेटा ये बेसिकली चैप्टर नंबर 4 में आप लोगों को केसेस पढ़ाए थे, केस 1 और केस 2। तो ये जो है वो आपका केस 2 है, जहां पर दोनों ही ऑब्जेक्ट जो है वो केस 1 है, सॉरी, ये आपका केस 1 है जहां पर दोनों ही ऑब्जेक्ट जो है वो वर्टिकली हैंग हुए होते हैं। ठीक। तो यहाँ पर आप लोगों के पास टेंशन फाइंड आउट करनी है, ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड अंडरस्टूड है, जो होती है फिक्स वैल्यू, और दोनों ऑब्जेक्ट का मास जो है वो m1 और m2 है। ठीक है। मास m1 और m2 और दोनों ही ऑब्जेक्ट का मास जो है वो 10 kg है। ठीक। पहली बात तो हमें टेंशन जो है वो फाइंड आउट करनी है इसमें। तो टेंशन इन द चेन अटैच विद द मासेस। सबसे पहले हमें चेन में, जिस चेन के साथ, जिस रोप के साथ ये ऑब्जेक्ट जो है वो अटैच हुए हैं, तो वो हमें पता करनी है उसकी टेंशन। तो बेटा उसके लिए फार्मूला लगाएंगे केस 1 का, कि फार्मूला होता है टेंशन कैलकुलेट करने का 2m1m2 अपॉन m1 प्लस m2, 2m1m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय g। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9.8, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 10 प्लस 10, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 200 मल्टीप्लाई बाय 9.8 डिवाइडेड बाय 20। तो आपके पास आ जाएगा टेंशन बराबर हो जाएगी 98 न्यूटन। जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे और 20 से डिवाइड करवाएंगे तो टेंशन बराबर हो जाएगी 98 न्यूटन। ठीक है। अब इसके बाद टोटल मास सस्पेंडेड। पहले तो हमें यह पता करना है कि यहाँ पर टोटल मास कितना इसमें लग रहा है। तो टोटल मास फाइंड आउट करना है तो बहुत सिंपल है कि आपने टोटल मास फाइंड आउट करने के लिए m1 और m2 को प्लस कर लिया, तो ये हो गया 10 प्लस 10 20। अच्छा बेटा एक बात और ध्यान में रखिएगा कि केस 1 में होता क्या है कि एक ऑब्जेक्ट का मास हैवी होता है और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास जो होता है वो लाइट होता है। तो एक ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ का झुकाव ज्यादा होता है और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर की तरफ होता है। एक ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा होगा और दूसरे ऑब्जेक्ट की जो है वो टेंशन ज्यादा होगी। बट इस न्यूमेरिकल में दोनों ही ऑब्जेक्ट का मास इक्वल है, तो इक्वल मास होने की वजह से दोनों ही ऑब्जेक्ट का इक्वल वेट होगा और इक्वल टेंशन होगी। तो यानी कोई भी वेट नीचे नहीं होगा, कोई भी वेट जो है वो ऊपर नहीं होगा, इक्वल वेट एंड इक्वल टेंशन पे दोनों काम कर रहे होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आपने टोटल वेट निकाला m इज इक्वल टू 20 kg। अब हमें कंबाइन टेंशन पता करनी है। अभी जो हमने टेंशन पता की थी वो इंडिविजुअल पता की थी। सही है। कि इंडिविजुअल टेंशन, इंडिविजुअल का मतलब है कि इस वाले एक ऑब्जेक्ट के वेट की वजह से कितनी टेंशन प्रोड्यूस हो रही है एक साइड पर। तो एक साइड पर कितनी प्रोड्यूस हो रही है 98 न्यूटन। अब हमें दोनों की कंबाइन पता करनी है टेंशन। तो बेटा टेंशन और वेट आपस में इक्वल होते हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों ही ऑब्जेक्ट जो हैं वो सेम वेट के हैं, तो इस वजह से टेंशन और वेट जो हैं वो आपके इक्वल हो जाएंगे। तो वेट का फार्मूला होता है mg। तो टेंशन और वेट दोनों ही इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि टेंशन भी किसके बराबर हो जाएगी mg के। अब m आपने टोटल मास निकाल लिया था, वो था 20, और g क्या होती है ग्रेविटी। तो 20 को जब हमने 9.8 से मल्टीप्लाई किया, सही है, 20 को जब हमने 98 से मल्टीप्लाई किया, बेटा ये यहाँ पर 98 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। 98 किस तरह, तो आपका जो आंसर आया वो आपका आ गया 196 न्यूटन। या सिंपली आप लोग ये कर सकते हैं कि जो आपने इंडिविजुअल टेंशन निकाली है, जो भी आपने इंडिविजुअल टेंशन निकाली है इसमें, इसको आप लोग मल्टीप्लाई करवा दें डायरेक्टली 2 से। ठीक है। ये वाला स्टेप आप स्किप करके इसको अपने न्यूमेरिकल को शॉर्ट कर लें कि जो भी आपने टेंशन निकाली है, अब अगर आपको टोटल टेंशन निकालनी है दोनों रॉड्स के अंदर, सही है, दोनों चेन्स के अंदर, तो आप टेंशन को मल्टीप्लाई करवा दें 98 न्यूटन को मल्टीप्लाई बाय 2 से, क्योंकि जितनी यहाँ पर लग रही है उतनी ही टेंशन यहाँ पर भी लगेगी। बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम क्लास? हाँ सर। ठीक है। ठीक है बेटा, फिर क्लास एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।